Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Constitution Law series by Law by Nilay Kumar, and this is your educator Nilay Kumar. In today's video, we shall be discussing Article 19. This is the third part of this provision, right? We have done Article 19 1A in part 1 of the video. We have done Article 19 1B, C, D, and E in my second part of the video, and we're going to do 19 1G in the third part of this video, right? So let's move on. Now what is आर्टिकल 19(1)G एंड 19(6)? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि 19(1)G और 19(1)(6) हमेशा हम साथ में क्यों पढ़ते हैं। 19(1)G में हमें एक राइट दे रखा है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये हमें 19(6) में 19(1)G में गारंटीड है। इसके ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है, ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो 19(1)G नहीं, ये 19(1)G के जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो आपको 19(1)(6) में पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है एंड दिस इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। आर्टिकल 19 इज ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स, ओके। अब कौन कौन से ग्राउंड्स दिए हैं इन्होंने 19(6) में? पहला दिया है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, दूसरा दिया है प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन, एंड तीसरा दिया है मोनोपोली कॉन्फर्ड अपॉन बाय द स्टेट, ओके। ये सब यहाँ तक समझ में आया आपको? इसमें तो आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन होगी, काफ़ी सिंपल है। ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, बहुत सिंपल टॉपिक है। एक दो केस लॉस करेंगे इसके ऊपर हम, और इन सारे वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और ट्रेड, बिजनेस क्या होता है। प्रोफेशन इज बेसिकली एन एक्टिविटी कन्फर्ड विद स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग एंड स्किल्स। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशन, लॉयर्स, वी एज लॉयर्स वी प्रैक्टिस अ प्रोफेशन। लॉयर एडवोकेसी इज अ प्रोफेशन, राइट? लिटिगेशन इज अ प्रोफेशन। ऑक्यूपेशन की अगर बात की जाए तो ऑक्यूपेशन इज बेसिकली अ रेगुलर वर्क, ये याद रखना, रेगुलर वर्क और एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल इज एंगेज एंड इट हैज़ अ वेरी वाइड कॉनोटेशन। तो ऑक्यूपेशन एक ऐसा टर्म है जिसको हम बहुत ही जनरलाइज्ड वे में बोलते हैं। वी कैन इवन से कि प्रोफेशन जैसी चीज़ें भी ऑक्यूपेशन में इंक्लूड हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि प्रोफेशन एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है, जैसे इंजीनियर्स हो गए हमारे, ठीक है, या फिर आपके लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं। इन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ले रखी हैं, इनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है और ये स्किलफुल है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। सो प्रोफेशन इसलिए हम अलग कर देते हैं। ऑक्यूपेशन एक ऐसा जनरलाइज टर्म है जिसमें अ रेगुलर वर्क इज इन्वॉल्व। नाउ दिस रेगुलर वर्क कैन बी ऑफ एनीथिंग। यू मे बी, लेट्स से, अ शॉपकीपर, ठीक है, यू मे बी अ हेल्पर एट अ शॉप, यू मे बी, व्हाट डू यू से, let's say you are a receptionist at a hospital. Now just because you're working at a hospital in the administration department doesn't mean that it's a profession. If you're a receptionist or if you're a helper in the administrative staff, right, तो उस तरीके का काम करने अगर आप कर रहे हो तो वो ऑक्यूपेशन में कहलाता है, ठीक है, वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा। प्रोफेशन तब कहलाएगा जब वहाँ पे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हो, जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, फिर आपको नर्सेज की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनका क्वालिफिकेशन होता है, उनका स्किल होता है, ठीक है। फिर आपको एग्जाम्पल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ठीक है, कंपनीज एंड हॉस्पिटल्स, ये सब लोग हायर करते हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड अगर आपने अपने लॉ स्कूल में पढ़ा होगा तो उसमें एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की बात की जाती है जो वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी में हेल्प करते हैं, राइट। तो वो सब कुछ प्रोफेशनल में आएगा। तो आई होप प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं ट्रेड की। ट्रेड इज एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। सो एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग बाइंग एंड सेलिंग वुड बी कॉल्ड ट्रेड, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड।
बिजनेस और ट्रेड को हम साइमल्टेनियसली भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी सिनोनिमसली भी यूज़ कर सकते हैं, और बिजनेस भी आप कह सकते हो ट्रेड का वाइडर टर्म है, ठीक है। जैसे ऑक्यूपेशन प्रोफेशन के लिए वाइडर टर्म है, वैसे ट्रेड के लिए वाइडर टर्म एक बिजनेस है, ठीक है। अब रीज़न ये है कि हमने प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, ये सारे वर्ड्स जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, आई वोंट से देयर सेम, बट ये काफ़ी इंटर रिलेटेड है, तो हमने इतने सारे टर्म्स क्यों यूज़ किए? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बट एज अ लॉ स्टूडेंट ये आपके दिमाग में आना चाहिए। इसका रीज़न वही है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना कॉम्प्रिहेंसिव और इतना एग्जॉस्टिव तो नहीं कहूँगा मैं ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स एन इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट, राइट, इट्स अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो एग्जॉस्टिव नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। लेकिन हमने इतना कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने इसलिए बनाया है ताकि कल होके हर समय कोर्ट को इसके कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में ना घुसना पड़े, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने हमारे काफ़ी वर्ल्ड के क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सिस्टम्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स को ऑब्जर्व करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, ठीक है। तो उसमें उनको यही दिखा, जैसे यूएस जैसी कंट्री है, यूएस जैसी कंट्रीज में भी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतना उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है, आई डोंट रिमेंबर कितने आर्टिकल्स है, बट हार्डली 9 और 10 आर्टिकल्स आर देयर, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। अमेंडमेंट्स भी उनके हैं, बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, बट क्या होता है ना, फिर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को इवॉल्व करना पड़ता है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर की हमने बात की थी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में, जब 19(1) पढ़ा था हमने, 19(1)A पढ़ा था, राइट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जब बात की थी, इंडिया में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमने पहले ही डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, कि कम से कम चलो इंटरप्रिटेशन से कोई रोक नहीं रहेगा हमारे सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन एक काम तो कम होगा, कन्फ्यूजन तो कम क्रिएट होगा, राइट। तो इसीलिए इस तरीके के टर्म्स यूज किए गए ताकि हर तरीके से चीज़ें कवर हो सके, हर तरीके का जो कमर्शियल एक्टिविटी है, हर तरीके की जो अर्निंग एक्टिविटी है, हर तरीके की जो वर्किंग है, वो इसमें इस राइट में इन्वॉल्व हो सके। क्लियर? नाउ अभी हमने बात की थी, जब मैं बात कर रहा था यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक इज वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर रिस्ट्रिक्शंस फॉर 19(1)G। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एक बहुत ही वाइड टर्म है, इट हैज़ अ वेरी वाइड कॉनोटेशन, एंड इट कैन इंक्लूड restrictions which are based on economic welfare, morality, public security, public order, public health, objects mentioned in part 4। part 4 में क्या है हमारा? DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव्स हैं, इनको फॉलो करना चाहिए बट कंपलसरी नहीं है। इट्स लाइक एन एम कि एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, वो सारे हमारे DPSPs में दे रखे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में DPSPs में दे रखा है, ठीक है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो अब अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दिखा, इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड, तो इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक का मतलब होता है इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड, मोरालिटी से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड के लॉ बना सकते हो, जो कि आपके 19(1)G को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। प्लीज रिमेंबर दैट दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, ठीक है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन जैसा फ्रेज इज हैज अ नैरोअर कॉनोटेशन, बट इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हैज अ वाइडर कॉनोटेशन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे पब्लिक सिक्योरिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। पब्लिक सिक्योरिटी में जैसे मान लो इंडिया इज ऑन वॉर विथ XYZ कंट्री, ठीक है, विद X कंट्री। नाउ फॉर दैट इंडिया को क्या करना है, इंडिया को वेपन्स बहुत बनाने हैं उसके लिए। अब वेपन्स बनाने के लिए इंडिया ने क्या किया, उसमें वेपन्स में बोल दिया उन्होंने कि नहीं, ये आई डोंट थिंक बेस्ट एग्जांपल होगा। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। इकोनॉमिक वेलफेयर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। 1990s के पहले नेशनलाइजेशन नहीं हुआ था, सारे गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हुआ करती थी, बट स्लोली द गवर्नमेंट रियलाइज कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो बिजनेस करे, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना। सो इट कैन नॉट जस्ट टेक कंट्रोल ओवर एवरीथिंग, तो इसलिए इकोनॉमी को 1991 में ओपन किया गया था, ठीक है। अब इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए 1990 तक जितने भी लॉज बने थे, मान लो ऐसा कोई लॉ बना दिया जाता है कि इंडिया में लेट्स से
फेमाइन आ गया था तो पटेटोज एंड अनियंस की कमी हुई है, तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया कि पटेटोज और अनियंस जो हैं वो प्राइवेटली कोई भी कंपनी नहीं खरीद सकती, वो सिर्फ गवर्नमेंट ही खरीद सकती है। ठीक है, तो जो फार्मर्स भी हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को ही सेल करेंगे। नाउ दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन, मैं किसी को भी सेल करूं, मेरा राइट है, मेरा राइट है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कंडक्ट एनी ट्रेड बिजनेस और एनीथिंग, राइट, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ये मुझे करना पड़ रहा है। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के लिए मान लो गवर्नमेंट को पता चला है कि लेट्स से उत्तर प्रदेश स्टेट में सॉइल में कंटामिनेशन हो गया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के स्टेट में ऑल टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटीज हैव टू बी स्टॉप्ड टेम्पररीली इमीडिएटली। नाउ दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक सिक्योरिटी, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कितना वाइड कॉनोटेशन है, तो काफ़ी वाइड पावर्स दी गई यहाँ पे। ऑल्दो इसका मिसयूज होता है, ऐसा नहीं है, अभी आपको एक केस लॉ बताऊंगा उसमें कह सकते हो मिसयूज करती है गवर्नमेंट, बट इट्स पॉलिटिक्स, राइट, सो नो कमेंट्स ऑन दैट। नाउ आई वांट टू मूव ऑन टू द केस लॉज। वी हैव 3 केस लॉज। वन इज योर एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये काफ़ी फेमस केस लॉ है। इसमें बेसिकली बस यही कहा था दैट, जैसे आपको याद होगा बिजॉय इमैनुअल वाला जो नेशनल एंथम वाला जो केस है, उसमें कहा था कि राइट नॉट टू स्पीक इज ऑल्सो इम्प्लिसिट इन 19(1)(a। वैसे यहाँ पे भी बोला जा रहा है एक्सेलवेयर में, सुप्रीम कोर्ट बोला दैट राइट टू नॉट कैरी एनी बिजनेस और राइट नॉट टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन और राइट टू क्लोज डाउन अ बिजनेस इज इम्प्लिसिट इन 19(1)(g। लेकिन ये भी जो राइट्स हैं दीज आर सब्जेक्ट टू दी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(6). क्लियर? ठीक है, अब मैं इसका जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपका एक बिजनेस था, अब वो आप उसको वाइंड अप करना चाह रहे हो। ठीक है, अब सरकार बोल रही है कि आप इसको वाइंड अप नहीं कर सकते बिकॉज हम कह रहे हैं आपको वाइंड अप नहीं करना है, आपका बिजनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कोविड के टाइम पे बात की जा रही है सैनिटाइजर्स की, तो वैसे में आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि नहीं सबको सैनिटाइजर्स प्रोड्यूस करने हैं, इन कंपनीज को सैनिटाइजर्स, और ऐसा हुआ भी है। काफ़ी कंपनीज को फोर्सफुली बोला गया कि आपको इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, बिकॉज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और कंट्री की पब्लिक हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर की बात है, राइट, नेशनल सिक्योरिटी का भी बात है। तो वैसे में किया गया है 2020 से लेके अभी 2022 तक ऐसे काफ़ी लॉज पास किए गए थे, ऐसे काफ़ी डायरेक्शंस पास किए गए थे जिन्होंने फोर्स किया है कंपनीज जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरीके के मटेरियल, जैसे हैंड सैनिटाइजर्स हो गए, ठीक है, पीपीई सूट्स हो गए, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सब के लिए मजबूर उनको किया गया है। बट वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है बिकॉज वो पब्लिक हेल्थ की बात की जा रही है, एक पैंडेमिक चल रहा है, लोग मर रहे हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पे लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मैं एक बिजनेस वाइंड अप करना चाहता हूँ बट आई हैव नॉट क्लियर्ड माई ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम तब तक आपकी अपनी कंपनी को वाइंड अप नहीं करने देंगे जब तक आप अपना सारा टैक्स वगैरह पे ना कर दो, तब तक हम आपको वाइंड अप नहीं करने देंगे। नाउ इज दिस रीजनेबल और नॉट? ऑफ कोर्स इट इज रीजनेबल। तो एक्सेलवेयर में इसी के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि नहीं मेरे पास तो राइट है बंद करने का, मैं तो बंद ही करूंगा, नहीं, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो हर राइट के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आता है, ठीक है। नेक्स्ट केस है चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 1951 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, इसको मैं एक्चुअली एक लैंडमार्क जजमेंट भी बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी लगाई गई थी, टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी फॉर्मुलेट की गई थी फॉर 1916, ठीक है। और ये एक्चुअली इन जनरल भी आर्टिकल 19 पे अप्लाई कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे 19(1)(g) और 6 की स्पेसिफिकली बात की गई है, इसलिए आई एम नॉट द इंटरप्रेटर टू से कि ये पूरे आर्टिकल 19 पे अप्लाई होता है। दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू रीड ऑन योर ओन, एंड मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं है कि बाकी आर्टिकल्स पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा। जहाँ तक आर्टिकल 14 में रीजनेबल डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात है, वो तो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो इस केस में हुआ क्या था, पहले मैं थोड़ा सा फैक्ट्स बताता हूँ आपको। स्टेट ऑफ एमपी ने एक ऑर्डर पास किया, उन्होंने बोला सारी स्टेट में एग्रीकल्चर के लिए लेबर्स कम पड़ रहे हैं,
ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी लेबर्स बीड़ी, अब एमपी में बीड़ी वर्कर्स बहुत है, बीड़ी वर्कर्स वो बीड़ी जो पीते हैं ना, या द स्मोक, ठीक है, वो बनाने वाले काफ़ी लेबर्स हैं। तो एमपी में काफ़ी बनता है, बंगाल में भी काफ़ी बनता है। तो एमपी में गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, बोला कि अगले इस सीज़न के लिए कोई भी लेबर बीड़ी बनाने के, बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, सारे के सारे लेबर्स एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ लेबर। गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर इशू कर दिया और बोला कि ये करना पड़ेगा। अब केस में यही आया कि क्या ये रीजनेबल है, ठीक है, तो इसी में टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी बनाई गई। इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव। एक्सेसिव बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, आप कब तक के लिए लगा रहे हो रेस्ट्रिक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और किस पर्पस के लिए लगा रहे हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगेन नेक्सस होना चाहिए, आप क्या अचीव करना चाह रहे हो और आप क्या एक्चुअली कर रहे हो, दोनों के बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आप अचीव कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप एक्चुअली में कर कुछ और रहे हो, ठीक है, दैट इज कलरेबल लेजिस्लेशन, वो नहीं अलाउड है। इट शुड नॉट बी बियॉन्ड पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट का ध्यान रखना है आपको, पब्लिक को ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनके राइट्स कम से कम वायलेट होने चाहिए। और कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, साथ में जो लेजिस्लेचर जो ही लॉ बना रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, दे हैव टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन आर्टिकल 19(1)(g एंड 19(1)(6). ये बैलेंस ही तो क्रिएट करना है जो कि हमें बताएगा कि ये आर्बिट्रेरी नहीं है और एक्सेसिव नहीं है। यही है, यही बैलेंस क्रिएट अगर हो जाएगा तो वो अपने आप आर्बिट्रेरीनेस और एक्सेसिवनेस लॉ का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने बोला कि आपने एक एक्सेसिव लॉ बना दिया है और ये आर्बिट्ररी है, ठीक है, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल हु आर नॉट फिट, like old people or children or younger people or people with disabilities, they are not fit for agricultural activities, to conduct agricultural activities, even they are being stopped from making बीडीज, ठीक है, बट बीडी बनाने में आपको एक जगह बैठ के काम करना होता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में रिगरस वर्क होता है, तो हर इंसान एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला दैट दिस लॉ इज एक्सेसिव इन आर्बिट्ररी नेचर एंड देयरफॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मिर्जापुर मोती कुरैशी कसाब। इस केस में यही बोला गया दैट काउ स्लॉटर पे जो प्रोहिबिशन लगाया गया है वो वैलिड है, बिकॉज काउ और उनकी जो प्रोजनी है, मतलब काउ और काफ जो है, ये दे आर द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसको रिलीजियस सेंटिमेंट से भी जोड़ा गया है, बट मेजरली इसको जो हमारा पोल्ट्री सेक्टर है उससे कनेक्ट किया गया है, ठीक है, इसीलिए स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज बैंड इन गुजरात, इन इंडिया ऑल्सो, ठीक है, ये बैन कर दिया गया है, एंड दिस इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर 19(1)(6), राइट। So this is it for this video. With this we are done with Article 19. Now in the next video I shall be discussing Article 20, and from now on I promise that I will be making shorter videos so that it's easier for you to grasp, right? If you haven't joined my Telegram channel, please do so. I'm going to be sharing Article 19 के सारे notes, जो complete notes बनाए मैंने वो आज के आज मैं अभी Telegram पे upload कर दूंगा. And if you have any doubts or any concerns, you can DM me on Instagram or email me. Everything is given on the screen. Right? So this is it for this video. I will see you in the next video. Bye bye.